नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज हम हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट चौथा लेके आया हूं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है, ये मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार किया है, जिसमें आज मैंने कुल 33 क्वेश्चन रखे हैं, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 37 क्वेश्चन आते हैं। इसमें गद्यांश वाले क्वेश्चन नहीं रखे हैं। बाकी जो हमने 33 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रखे हैं। तो सभी साथी बेहतरीन कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। तो चलिए आज के हम अपने बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बाड़ी प्लस औचित्य का सही संधि कौन सा है? बाड़ी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बाण्योचित्य, ऑप्शन बी बाण्यचित्स्य, ऑप्शन सी वाण्यचित्य, ऑप्शन डी बाणीचित्त। तो बाड़ी प्लस औचित्य का सही संधि क्या होगा? यानी कि जो बाड़ी प्लस औचित्य है, ये किस संधि का संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाड़ी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द है बाण्योचित्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दर्शाया गया है। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। और ये हमारा जो वाणी प्लस औचित्य वाण्योचित्य शब्द है, ये किस संधि का है? तो इसमें संधि हो जाएगी एड़ संधि। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार। यहाँ पर है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? एक शब्द जब 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ 3 शब्द जो है, 3 बेर, ये 3 बेर और इधर 3 बेर, ये जो बेर शब्द है 2 बार आया है। तो इस बेर के दोनों बार अर्थ अलग अलग हैं। पहले बेर का अर्थ है एक फल से और दूसरे बेर का अर्थ है एक समय से। तो इस प्रकार ये बेर शब्द का अर्थ दोनों बार अलग अलग निकला, इसलिए ये हो जाएगा यमक अलंकार। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो योगदान में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। योगदान में तत्पुरुष समास है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दर्शाया गया है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ है। पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए सबल का शोषण नहीं होता, ऑप्शन बी मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, ऑप्शन सी
दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता। ऑप्शन डी, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी। जिस प्रकार पत्थर को जोंक नहीं लगती है, उसी प्रकार जो हठी व्यक्ति हो जाता है, जो हठी व्यक्ति होता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, त्रुटि छांटिए। इसमें ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें ये बताना है कि किस ऑप्शन में त्रुटि दी गई है। अगर किसी ऑप्शन में त्रुटि नहीं दी गई है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया गया है कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए इसे पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही। ऑप्शन बी में, जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो। ऑप्शन सी है, तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो इन तीनों ऑप्शंस को मिला के पढ़ेंगे। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सीरीज में लिखे गए हैं और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निस दिन बरसत नैन हमारे। इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी भयानक रस, ऑप्शन सी वात्सल्य रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस। निस दिन बरसत नैन हमारे में श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो इसमें है वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को ही रसराज के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चौपाया, ऑप्शन बी चतुष्पद, ऑप्शन सी चतुष्पादिका, ऑप्शन डी चतुष्कोण। तो चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुष्पादिका। चतुष्पादिका चौकी का तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हों उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। तो चौकी का तत्सम क्या हो जाएगा? चतुष्पादिका। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी संकर। तो खिड़की किस प्रकार का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशज। खिड़की जो है ये देशज शब्द है। तो देशज शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, डोंगा, कटोरा, खिड़की,
ये सभी क्या है, ये देशज शब्द हैं। और विदेशज शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हों उन्हें कहते हैं विदेशज शब्द। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अध का विलोम है। अध का विलोम क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी समाप्त, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी ऊपरी। तो अध का विलोम क्या हो जाएगा? अध कहते हैं गहराई को, नीचे को, जो नीचे होती है वस्तु उसे कहते हैं कहाँ चलेगी? अध में, ठीक है। और अधर कहते हैं बीच में। तो अध का विलोम क्या होगा? ऊपरी, ऊपर की तरफ। तो अध का विलोम क्या होगा? ऊपर है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं पूर्ण का विलोम क्या होगा? अपूर्ण। समाप्त का विलोम क्या होगा? प्रारंभ। और रिक्त का विलोम क्या होगा? रिक्त का विलोम होगा पूर्ण। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए खनक, ऑप्शन बी सदन, ऑप्शन बी भीसर, ऑप्शन डी गजबदन। तो इसमें से बताना है कि धूसर का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धूसर का पर्यायवाची शब्द है बेसर। और वैसे धूसर कहते हैं गधे को। तो गधे का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे खर, गधा, रासव, गर्दभ, बेसर, चक्रीवान। तो ये सभी धूसर के पर्यायवाची शब्द हैं। वहीं सदन ये घर का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन डी जो गजबदन है, गजबदन कहते हैं श्री गणेश भगवान को। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अंश और अंश, ये जो शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ये जो अंश और अंश शब्द युग्म दिया गया है इनके सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है कंधा और हिस्सा। ऑप्शन बी में पहले अंश का अर्थ है हिस्सा, दूसरे अंश का अर्थ है कंधा। ऑप्शन सी में पहले अंश का अर्थ है कंधा और दूसरे अंश का अर्थ है स्त्री। ऑप्शन डी में पहले अंश का अर्थ है आग और दूसरे अंश का अर्थ है हिस्सा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंश और अंश का सही अर्थ होगा हिस्सा और कंधा। जैसे हम भिन्न लिखते हैं अंश बटा हर, तो अंश बटा हर जो भिन्न लिखते हैं उसमें अंश किस प्रकार से लिखते हैं? जो ये पहले अंश दिया गया है तो इसी अंश को कहेंगे हिस्सा। और दूसरा जो अंश है जिसमें सपेरा वाला बना है तो इसे कहेंगे हम कंधा को। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? यानी कि जो वाक्य दिया गया है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए आसन्न भूत, ऑप्शन बी संदिग्ध भूत, ऑप्शन सी है सामान्य भूत, ऑप्शन डी है पूर्ण भूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भूत। तो पूर्ण भूत किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया के समय का स्पष्ट बोध होता है और क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है, उसे कहते हैं पूर्ण भूत। जैसे मैं खाना खा चुका था, ये क्या है? पूर्ण भूत का ही उदाहरण है।
भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? साधारण भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूत। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भूत। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से कौन सा ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है? निम्न में कौन सा ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी उपदेशक, ऑप्शन डी विवरण। तो इनमें से कौन सा ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक कोई भी ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक, लाघव और विवरण ये ब्राह्म चिन्ह के प्रकार होते हैं। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी स्वतंत्र, ऑप्शन डी स्वतंत्र। इसमें देखिए बहुत ही सिली मिस्टेक दी गई है सभी में, और सभी एक जैसे लिखे हैं, लेकिन तुम्हें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इस प्रश्न नंबर 14 की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र जो है यह बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जबकि अगर पूछा जाए कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने थे, या प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 5। और यदि पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर या आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वो हैं 3 भेद। चलिए इसी के साथ आप अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए किन्हीं को, ऑप्शन बी किन्हीं को, किन्हीं की, ऑप्शन सी किन्हीं से, ऑप्शन डी किन्हीं का। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसमें कोई, कुछ, कौन, किसी, वहाँ, जहाँ, किन्हीं आदि शब्द आते हैं। तो ये सभी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से। किन्हीं से शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के
करण कारक का बहुवचन रूप है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ऑप्शन ए खूंटिया, ऑप्शन बी खूंटियाँ खूंटियों, ऑप्शन सी खूंटियाँ, ऑप्शन डी खूंटियों। तो खूंटी का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। खूंटी का बहुवचन होगा खूंटियाँ। क्या होगा? खूंटियाँ। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा। ऑप्शन ए है ठठेरिन, ऑप्शन बी है ठठेरिनी, ऑप्शन सी है ठठेरी, ऑप्शन डी है ठठारी। तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठठेरिन। ठठेरा का स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन। इस प्रकार प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ऑप्शन ए जैनेंद्र कुमार, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो इनमें से कौन से उपन्यासकार हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जो हैं ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हैं, जबकि मन्नू भंडारी को वर्ष 2008 में एक कहानी यह भी के लिए इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो और जो जैनेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, इन सभी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त नहीं हुआ? तो मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। मन्नू भंडारी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला व्यास सम्मान। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी मतिराम, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी देव। तो भाव विलास और रस विलास इन कृतियों के लेखक हैं देव। तो इस प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देव की अन्य कृतियां भी हैं, जैसे भाव विलास और रस विलास तो है ही, इसी के साथ भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम दीपिका, काव्य रसायन, ये सभी देव की रचनाएं हैं। देव की रचनाओं को याद करने की एक ट्रिक है, अगर जिन रचनाओं के अंत में विलास शब्द जुड़ा हो तो वे सभी रचनाएं देव की हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन सी पंडित अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। तो कौन से कवि जो है ये भारतेंदु युगीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो हैं ये भारतेंदु युगीन कवि नहीं हैं,
जबकि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास ये सभी भारतेंदु युगीन कवि हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, मैं सोता हूँ। ऑप्शन बी, मैं पाता हूँ। ऑप्शन सी, उसने पीटा। ऑप्शन डी, उसने खाई। तो इसमें ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें किस ऑप्शन में अकर्मक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं सोता हूँ। इसमें अकर्मक क्रिया होगी। इसी के साथ जैसे और अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं हंसता हूँ, ये सभी क्या है? ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, एक छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। एक छंद में 4 चरण होते हैं, जबकि कुंडलिया और छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं। बाकी सभी छंदों में 4 चरण होते हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 24 के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी हरदास निरंजनी, ऑप्शन डी दादू दयाल। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचयिता हैं संत रैदास। तो इस प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संत रैदास की अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे तुम्हारी आस, दर्शन दीजिए राम और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये संत रैदास की रचनाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। यानी कि जो शब्द कृपण दिया गया है, इसका सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए करी प्लस पा प्लस ड़ा, ऑप्शन बी का प्लस री प्लस पा प्लस आ प्लस ड़ा, ऑप्शन सी का प्लस री प्लस पा प्लस आ प्लस ड़ा प्लस आ, ऑप्शन डी है का। ये जो का शब्द है इसमें हलंत लगी है, ये हो जाएगा आधा का। उसके बाद री, फिर पा, आधा पा है ये, फिर आ, फिर अड़ा, फिर आ। तो कृपण का सही वर्ण विच्छेद क्या है? यानी कि प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके जब लिखा जाएगा तो कृपण को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कृपण का सही वर्ण विच्छेद दिया गया है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। किस वाक्य में समुदायवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए प्रत्येक, ऑप्शन बी दूना, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी चारों। तो समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चारों, पाँचों, आठों, दसों, ये सब में क्या होगा? समुदायवाचक विशेषण। जबकि ऑप्शन ए प्रत्येक, ये प्रत्येक बोधक विशेषण है। ऑप्शन बी दूना, दूना, तिगुना, चौगुना, ये सभी आवृत्तिवाचक विशेषण हैं। और ऑप्शन सी है 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार की जो हम गणना करते हैं ये हो जाता है गणनावाचक विशेषण। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन गलत है उसे पहचानना है। ऑप्शन ए, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। ऑप्शन बी, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। ऑप्शन सी, समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन डी, सभी विसर्ग सघोष ध्वनियाँ हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विसर्ग सघोष के अंतर्गत नहीं आते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है ये सघोष के अंतर्गत आता है, और व्यंजन वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन होते हैं वो अघोष के अंतर्गत आते हैं, और सभी स्वर ध्वनियाँ ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 5 लाख। तो सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है 5 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए। तो हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया, जिसकी सम्मान राशि है 5 लाख रुपए। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, परिवार और परिवर्तन में उपसर्ग है। ऑप्शन ए परि, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी पर। तो परिवार और परिवर्तन में उपसर्ग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परि शब्द जो है ये परिवार और परिवर्तन के उपसर्ग शब्द हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जो शब्द जो वाक्य के पूर्व जुड़े उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो वाक्य के अंत में जुड़े जो शब्द के अंत में जुड़े उसे कहते हैं प्रत्यय। जो शब्द के पूर्व जुड़े उसे कहते हैं उपसर्ग। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए मुरलीधर, ऑप्शन बी पंकज, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी परमौषधि। तो इस 4 ऑप्शन में से किस शब्द में यौगिक शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमौषधि। परमौषधि शब्द में यौगिक शब्द दर्शाया गया है। जबकि मुरलीधर ये योगरूढ़ शब्द होगा, पंकज ये भी योगरूढ़ है, और पुस्तक ये रूढ़ शब्द है। तो कौन सा यौगिक शब्द है? तो परमौषधि जो है ये यौगिक शब्द होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत भाषा। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है? सबसे पहले आई संस्कृत भाषा, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद आई है हिंदी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ऑप्शन ए
प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी निषेधवाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये हमारे हृदय में एक इच्छा जागृत हुई, तो इसलिए यहाँ होगा इच्छावाचक। तो जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निष्पलक, ऑप्शन बी निष्प्रह, ऑप्शन सी निर्निमेष, ऑप्शन डी निर्विकार। तो बिना पलक झपकाए इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्निमेष। चलिए ये थे आज के हमारे कुल 33 क्वेश्चन। तो सभी साथियों को हमारे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट कैसा लगा? अगर सभी साथियों को हमारे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट पसंद आया है तो सभी साथी हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग हमारे इस चैनल निगला उमराई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।